अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। आज के प्रोग्राम में हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो बात करेंगे, सियासी जमातों के अंदर इख्तिलाफात की खबरें और कुछ सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से इलेक्शंस के हवाले से जो इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, तफसीलन बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में नाजरीन, पाकिस्तान में जो मुआशी बदहाली और जो सर उठाता हुआ बहरान है, उसने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी अपने लपेट में ले लिया है। मुसलसल हुकूमत की जानिब से इस तरह की पॉलिसीज जो कि इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएं और आम आदमी को डायरेक्टली अफेक्ट करें, अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से बहुत से खदशात जन्म ले रहे हैं। कारोबार दुश्मन मुआशी पॉलिसियों, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, इदारों में तसादुम, सियासी अबतर सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क की मईशत क्राइसिस का शिकार रही है और कारोबारी तबका मुसलसल डिप्रेशन से दो चार रहा है, जबकि दरामदात में इजाफा और बरामदात समेत दीगर सनतों पर तवज्जो ना होने से मुसलसल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खसारे से दो चार है। पाकिस्तान में बिगड़ती हुई मईशत एक नए बहरान को जन्म देने वाली है। बेकाबू महंगाई से दीगर सनतों के साथ साथ फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मुतासर होने का भी खदशा पैदा हो चुका है, जिससे अद्वियात का बहरान किसी भी वक्त पाकिस्तान में जन्म ले सकता है। मुल्क में अद्वियात बनाने वाली तकरीबन 40 कंपनियों के बंद होने का सबब बन सकता है और गुज़श्ता कुछ माह के दौरान पाकिस्तान में अद्वियात की पैदावार में वाज़े कमी वाक़ हुई है, जिसके बुनियादी वजह कमर्शियल बैंकों का एक तवील अरसे से खाम माल की दरामद में ताउन करने से इनकार है। पाकिस्तान में ज़्यादातर अद्वियात का खाम माल दरामद किया जाता है और चूंकि पिछले एक साल के अरसे में रुपए की कदर में वाज़े कमी वाक़ हुई है, डॉलर महंगा हुआ है, पाकिस्तान की इंपोर्ट पर इसके बड़े गहरे गहरे असरात मुरतब हुए हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तानी अवाम के इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत से सवालात हैं कि किसी भी वक्त मार्केट में अद्वियात की शॉर्टेज हो जाती है और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, 120 लाइफ सेविंग ड्रग्स मार्केट से अचानक गायब हो गए और लोगों के ये भी खदशात है कि पाकिस्तान में अद्वियात का किस तरह से जायजा लिया जा सकता है कि ये अद्वियात जो हैं ये असल हैं, किसी किस्म की इसमें मिलावट नहीं है, इसमें किसी किस्म का माफिया इन्वॉल्व नहीं है। बहुत से सवालात इस इंडस्ट्री को लेकर और आम आदमी के जो खदशात हैं हम सामने रखेंगे। खालिद मिसबाह रहमान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पाकिस्तान। खालिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की इफेक्ट हुई हैं इस महंगाई से, डॉलर के अदम इस्तेहकाम से, हुकूमत की नॉन फ्रेंडली इकोनॉमिक पॉलिसी से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को किस कदर खतरात लाहक? थैंक यू रुखशान, पहले इस मौके का। और आपने जो बात स्टार्ट की मैं उसी बात से आगे कंटिन्यू करूंगा कि गवर्नमेंट की देखें इंटेंशन पे हम शक नहीं करते एज एन एसोसिएशन, बिकॉज गवर्नमेंट की सोच ये होती है कि आम आवाम के लिए मुश्किलात पैदा ना की जाएं। लेकिन जो बात आपने कही है, पहले डॉलर बेलगाम चल रहा है, आपको पता है पिछले 2 साल से जो सूरत हाल चल रही है, हर इंडस्ट्री, हर सेगमेंट, हर सोसाइटी का, चाहे वो दुकानदार है, वो पेट्रोल पंप कीपर है, चाहे वो तनख्वाहदार तबका है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सारे सफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से। उसी के साथ साथ जो दो और मेन वजूहात हैं, वो एक तो डॉलर की कमी, जिसने अपने एलसीज का जिक्र किया, और दूसरी जो महंगाई है। महंगाई से मुराद ये है जो इन्फ्लेशन चल रही है पाकिस्तान में, मुतवातर 35-40% ऑफिशियल फिगर्स हैं। और आपको ये भी पता है कि ऑफिशियल फिगर्स ज़रा कंजर्वेटिव होती हैं, उसमें ज़रा ध्यान से रिपोर्ट की जाती हैं, असली सूरत हाल उससे ज़्यादा बुरी होती है अनफॉर्चुनेटली। और जो बैंकों के मार्कअप रेट हैं वो इस खत्े में सबसे ज़्यादा हैं, बल्कि दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा हैं। इन सूरत हाल की वजह से गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करना चाहिए, और हम उनको पिछले 1.5 से 2 साल से, हमारे पिछले चेयरमैन फारूक साहब भी इसमें बड़ी एफर्ट करते रहे, एसोसिएशन एफर्ट करती रही, हम उसी चीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं। इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि ये हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे जिसकी प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी से हमको कट ऑफ है। हमें पता है कि इसका बोझ पड़ सकता है आम आदमी पे, लेकिन आम आदमी हर चीज का बोझ ले रहा है ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो पेट्रोल की कीमत हो, चाहे वो बिजली की कीमत हो। अभी मैं पढ़ रहा था कि ओगरा ने रिक्वेस्ट की है कि 137% गैस की कीमत बढ़ा दी जाए। ये सारी मुश्किलात एग्जिस्ट कर रही हैं बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो माशी सूरत हाल मुल्क की चल रही है पिछले 1.5 से 2 साल में, इसमें वही बोझ फार्मा इंडस्ट्री पे बुरी तरह पड़ चुका है। आपने जिक्र किया अभी शुरू में कि इसकी वजह से खदशात हैं कि इंडस्ट्री पे बुरा असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ चुका है। ये जो शॉर्टेजेस की आपने बात की है, जो 120 की, ये किसी मजबूरी के तहत ही यहाँ तक सूरत हाल पहुंची है। हम 1.5 से 2 साल से
गवर्नमेंट से मुतवातिर तौर पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर फोरम पे रिक्वेस्ट की है, आपके मीडिया के थ्रू भी रिक्वेस्ट की है कि असली सूरत हाल जो ग्राउंड रियलिटी जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, उसको उसका इदराक करें और उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। और हम 2 साल से गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि ये सूरत हाल आ जाएगी एक दिन जब लाइफ सेविंग अद्वियात की शॉर्टेज शुरू हो जाएगी, कमी शुरू हो जाएगी। और खुदा ना ख्वास्ता जब ऐसी चीज होती है तो इस सिलसिले में मैं एक बात और कहूंगा कि सबसे पहले खुदा ना ख्वास्ता स्मगलिंग और जो आपने बात की है 2 नंबर अद्वियात, उनको मौका खुद ही पैदा किया जाता है। जेन्युइन अद्वियात मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगी बिकॉज बनाने वाले 1.5-2 साल से मिन्नतें कर रहे हैं गवर्नमेंट की कि काइंडली हमारी बात सुने और इसको मुतवातिर तौर पे एज पर पॉलिसी एंड रीजनेबल इंक्रीज इन प्राइसेस दी जाएं। वो जब नहीं दी जाती हैं तो ऑटोमेटिकली जब गैप क्रिएट होता है, मार्केट में कमी होती है, शॉर्टेज होती है, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे अनासर फिर एक्टिवेट हो जाते हैं और उनको मौका मिल जाता है कि अवाम के साथ ये घिनौना सलूक किया जाए जो कि 2 नंबर अद्वियात का होता है जी। खालिद साहब, कुछ अद्वियात तो ऐसी हैं हर घर की शेल्फ पर मौजूद होती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग, मिसाल के तौर पर पेनाडोल हर घर की ज़रूरत है, लेकिन ऐसी खबरें कि पेनाडोल की मार्केट से शॉर्टेज हो गई, मेडिकल स्टोर पर, फार्मेसीज पर पेनाडोल दस्तयाब नहीं है। जब पाकिस्तान पेंडेमिक से दो चार हुआ, दुनिया भर में आलमी वबा आई, तब भी लाइफ सेविंग ड्रग्स की जो है वो हमें कमी देखने को मिली। क्या मामला है, इंपोर्ट इसकी वजह है या जो लोकल माफियाज हैं वो इसको मार्केट से उठा लेते हैं ताकि इसको फिर महंगे दामों फरोख्त किया जा सके? एक्चुअल इसकी वजह क्या है? सर देखें, माफिया इसमें उस तरह इन्वॉल्व नहीं है। ये हम इसको आप इस तरह ना देखें जिस तरह ये आम कमोडिटी नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड कमोडिटी है। ये कोई गंदम या चीनी या उस तरह का आइटम नहीं है जिसमें एक ही एंड प्रोडक्ट हो। इसमें एंड प्रोडक्ट हजारों की तादाद में है, हर बीमारी की फर्क दवाई है, हर बीमारी की मल्टीपल दवाइयाँ अवेलेबल हैं, इसलिए इसमें वो माफिया उस तरह एक्टिवेट नहीं होता। इसमें प्रॉब्लम होती है जी, एक जो आपने जिक्र किया अपने स्टार्टिंग में भी कि हमारे रॉ मटेरियल जो खाम माल है वो तकरीबन 95% इम्पोर्टेड है। तो डॉलर का इम्पैक्ट और बैंक्स की एलसी का इम्पैक्ट इस पे आता है। हम ये चीज गवर्नमेंट की जरूर अप्रिशिएट करेंगे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की और फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी कि उन्होंने इसमें हमें बड़ा सपोर्ट किया है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, अद्वियात की इंडस्ट्री को उन्होंने एसेंशियल इंडस्ट्री डिक्लेयर करके हमें काफी सपोर्ट किया है एलसीज खुलने में। लेकिन वो जो बीच में प्रॉब्लम आई थी एलसीज की बंदिश की वजह से अभी तक वो जो गैप है वो फिल नहीं हो सका, नंबर 1। नंबर 2, जब एंड प्राइस पे प्रेशर पड़ता है इन द सेंस कि हम तो अपनी एंड प्राइस रिवाइज नहीं कर सकते। देखें, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो पॉलिसी ये कहती है कि उसी रात 12 बजे से ही कीमत बढ़ जाती है, चाहे वो जो पिछला पेट्रोल कम कीमत पे खरीदा गया हो या ज्यादा पे खरीदा गया हो, ये नहीं देखा जाता। जो किसी के स्टॉक में पेट्रोल पंप पे पड़ा है वो ऑटोमेटिकली कीमत उसकी रिवाइज हो जाती है रात 12 बजे। ये नहीं देखा जाता कि उसने वो पेट्रोल किस कीमत पे खरीदा था। हमारे केस में तो बिल्कुल फर्क है, हमारा डॉलर जितना मर्जी महंगा हो जाए, बिजली जितनी मर्जी महंगी हो जाए, लेबर जितनी मर्जी महंगी हो जाए, बैंक मार्कअप रेट जितनी मर्जी बढ़ जाए, इन्फ्लेशन जितनी मर्जी हो जाए, हमारी दवाई की कीमत चेंज नहीं होती। अब जो दूसरी बात आप, मैं उसमें थोड़ी सी डिटेल कहना चाहूंगा हल्की सी, आप मुझे इजाजत दें। जो आपने बात की माफियाज की कि दवाई गायब हो जाती है, देखें दवाई एक ऐसी चीज है जो इंसान ने उस वक्त खानी है जब उसे जरूरत है। ये इस तरह नहीं है कि मैं बर्गर खाने गया हूँ, बर्गर अवेलेबल नहीं, चलो मैं सैंडविच खा लेता हूँ, मैं मुर्गी खा लेता हूँ, मैं बारबेक्यू खा लेता हूँ। आपने को जो दवाई लिख के दी जाएगी उस बीमारी के लिए जो खुदा ना ख्वास्ता आपको लायक है, आप वही बीमारी की दवाई उसी वक्त खाना चाहेंगे, इसके लिए आप इंतजार नहीं करेंगे। कोई भी ब्रांड जिसने अपना स्टैब्लिश किया मार्केट में अद्वियात का, वो ये नहीं चाहता कि वो अपनी दवाई शॉर्ट करे मार्केट में। क्यों? कि पेशेंट ने जिस वक्त खानी है उस वक्त उसको जरूरत है, अगर वो दवाई नहीं मिलेगी और मजबूरी में वो कोई और दवाई खाएगा तो आइंदा वो उसी दवाई पे जाएगा जो मार्केट में अवेलेबल है। तो जितने बड़े ब्रांड, जिस तरह पेनाडोल को आपने जिक्र किया, कोई भी मैन्युफैक्चरर ये नहीं चाहता कि उसका ब्रांड जो साल साल की मेहनत और एफर्ट और तगो दो के बाद एस्टेब्लिश किया जाता है कि वो उसको लूज कर जाए इसी तरह शॉर्टेज क्रिएट करके। वो जानबूझ के शॉर्टेज कभी क्रिएट नहीं करेगा, वो शॉर्टेज किसी मजबूरी के तहत ही क्रिएट होती है। अब देखें, 6 महीने साल बंदा बर्दाश्त कर लेगा, मुतवातिर लॉस कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। ये किसी भी खासतौर पे आजकल की जिसे हाइपर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है या हाइपर डिवैल्यूएशन की जो सिचुएशन है, हमारी जो लास्ट प्राइसेस सेट हुई थी डॉलर 200 से नीचे था। डॉलर इस वक्त जबकि इतनी तगोदो के बाद और सारे महकमों की हिम्मत के बाद 285 पे बैठा हुआ है अभी भी, तो हम अभी भी 200 से बहुत ऊपर हैं। नंबर 2, उस दौरान जो बैंक मार्कअप का जिक्र हुआ, बिजली का जिक्र हुआ, गैस का जिक्र हुआ, इन्फ्लेशन का जिक्र हुआ, उसके इफेक्ट इसके अलावा हैं। अगर आप फैक्चुअली देखें तो कम से कम दवाइयों की क्रॉस द बोर्ड कीमत हमने जो डिमांड की थी कि 38 से 40% बढ़े, हम तो उसके नजदीक भी नहीं पहुंचे। और अनफॉर्चुनेटली अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये जो 120 अद्वियात का आपने जिक्र किया है, 262 अद्वियात ऐसी हैं जिसकी प्राइसेस 1.5 से 2 साल से पेंडिंग है हुकूमत पाकिस्तान के पास। अभी इस लिस्ट में इजाफा होता रहेगा बिकॉज हर इंसान की, हर कंपनी की एक लिमिट है, उसके ज्यादा बोझ वो नहीं उठा सकता। वो कैसे इजाफी पैसे
जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाउन द ड्रेन डाली जाए, लॉस करी जाए, अपना नुकसान करी जाए। एक लिमिट है, तनख्वाहें देनी है आपने अपने एम्प्लॉयज की, आपने बिजली के बिल देने हैं, आपने बैंक की पेमेंट्स करनी है, आपने अपग्रेडेशन करनी है इंडस्ट्री में, अगर आपने एक्सपोर्ट की तरफ जाना है। तो ये चीजें तभी पॉसिबल है जब एक रीजनेबल, रीजनेबल इज द की वर्ड जी, रीजनेबल, एक मुनासिब प्रॉफिट, एक मुनासिब मुनाफा होना चाहिए। अदरवाइज तो कोई कारोबार सस्टेन नहीं कर सकता, चाहे वो अद्वियात का हो या कोई भी अदर दूसरा कारोबार हो। अब खालिद साहब, हाल ही में हमने देखा कि बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नॉन फ्रेंडली इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर बहुत परेशान है। इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर शामिल है। बड़ी कंपनियों ने बड़ी जो कंपनीज है उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग रोकी, फिर उसको शुरू किया, कीमतें बढ़ा दी, और फिर वो शिकायत करते रहे कि हम पाकिस्तान में प्लांट नहीं लगा सकते। बिल्कुल इसी तरह से सेलुलर सेक्टर है। बहुत सी जो नेटवर्क कंपनीज हैं वो ये सोच रही हैं कि पाकिस्तान में शट डाउन कर दें, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, या टैक्स इस तरह से लगाया जा रहा है कि मामला तो उनके दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में खुशहाली के साथ नहीं चल रहे। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और आप जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके भी हुकूमती पॉलिसी को लेकर इस तरह के खदशात हैं कि रिवाइज होना चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक बड़ी नेसेसिटी है जिंदगी की। और जब तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं करेगी, आवाम को किस तरह से रिलीफ मिलेगा? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये तो कोई बर्गर या कोई इस तरह की चीज नहीं है कि इसके बगैर गुजारा हो सके, तो बहुत एक बुनियादी नेसेसिटी है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं फार्मास्यूटिकल, उनके भी ऐसे खदशात हैं? जिसमें जी मैं 4 पॉइंट्स आपको करूंगा। आपने जो नेसेसिटी की बात की है ना, मैं वहां से स्टार्ट लेता हूँ कि पूरी दुनिया में अद्वियात को, खासतौर पे अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, जो कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में हो रही है, हम तकरीबन मोर देन 90% जो दवाइयां हैं वो लोकली बना के इस मार्केट में दे रहे हैं और अवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान दुनिया के 29 खुशकिस्मत मुल्कों में है जहां पर ऐसी सूरत हाल मौजूद है। अदरवाइज ज्यादातर ममालिक में ये दवाई इंपोर्ट ही की जाती है। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो सबसे बड़ा खदशा क्या होता है, जैसे इसी वजह से इसे एसेंशियल या क्रिटिकल इंडस्ट्री का दर्जा, नेसेसरी इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाता है। वो सबसे बड़ा खदशा ये होता है कि खुदा ना खुवास्ता कोरोना की वबा की तरह, या जिस तरह यूक्रेन में जंग छिड़ गई जिसकी वजह से पूरे यूरोप में गैस का और गंदम का बहरान हो गया, उस तरह की सूरत हाल कोई भी पैदा हो, तो अगर आपके अपने मुल्क में दवाई नहीं बन रही होगी तो आप इतनी ज्यादा इंपोर्ट करके इन्वेंटरी नहीं रख सकते स्टॉक में, खासतौर पे जिस तरह डॉलर की प्रॉब्लम्स हैं, टेम्परेचर के इश्यूज होते हैं इंपोर्ट में। तो ये हम बहुत खुशकिस्मत हैं उस लिहाज से। लेकिन अब जो गवर्नमेंट पॉलिसी की आपने बात की, वो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ 100%। सबसे बड़ा एग्जांपल उसका ये है कि पाकिस्तान में एक वक्त था कि 30 से ज्यादा मल्टीनेशनल्स कंपनी काम करती थी, एक्टिवली काम करती थी, अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करती थी। उनकी जो नई अद्वियात दुनिया में आती थी वो पाकिस्तान में भी लॉन्च करते थे, क्योंकि मल्टीनेशनल्स कंपनी की एक पॉलिसी है कि जो दवाई वो दुनिया के किसी एक मुल्क में लॉन्च करेंगे वो इवेंचुअली हर मुल्क में लॉन्च करते हैं। ये उनकी एक कानूनी पॉलिसी होती है अपनी कंपनीज की। अनफॉर्चुनेटली वो 10 से कम रह गई हैं। इस साल भी एबर्ट और जीएसके टाइप जो बड़े ग्रुप में, उन्होंने अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े लॉसेज रिकॉर्ड किए हैं। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, स्टॉक मार्केट में कोटेड हैं, इनकी बैलेंस शीट है स्टॉक मार्केट में पूरी आवाम के लिए देखने के लिए मौजूद है अगर वो देखना चाहें तो। इसकी वजह क्या हो रही है जी? गवर्नमेंट की अनफ्रेंडली पॉलिसीज। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि नई दवाइयां पाकिस्तान में आना आस्ता आस्ता खत्म होती जा रही हैं। जब नई दवाई सिर्फ इंपोर्ट होगी तो उसकी प्राइस डॉलर से लिंक्ड होगी, डॉलर महंगा होगा, दवाई खुद ब खुद महंगी हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 नुकसान ये होगा कि लोकल टेक्नोलॉजी में इजाफा नहीं होगा, लोकल उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। तीसरा, जब आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अवाम को तो सहूलत मिलती है कि उनको सस्ती और मेयारी दवाई मिलती है। उसका दूसरा फायदा ये होता है कि हम एक्सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। हमारा हमसाया मुल्क जो आज से 20-25 साल पहले हमसे पीछे था, इस वक्त 25 अरब डॉलर की अद्वियात एक्सपोर्ट कर रहा है, 25 अरब डॉलर की। हम इस वक्त 300 मिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं अद्वियात में, और 700 मिलियन डॉलर अगर आप पूरी थेरेप्यूटिक गुड्स का सेक्टर ले लें। ये इजीली हमने गवर्नमेंट को पूरी प्रेजेंटेशंस दी हैं, गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्लानिंग कमीशन में हमें बड़ी सपोर्ट मिल रही है इस वक्त, और हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि जब ये चीज अपने मंथ की इंजाम पे पहुंचे। पॉलिसीज का अपडेट, कानून का अपडेट गवर्नमेंट की अव्वलीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सूरत हाल में। इंडिया में अगर हम एग्जांपल लें और बांग्लादेश में, उन्होंने पिछले 20-25 सालों में अपने ड्रग लॉज को कई दफा अपडेट किया है दुनिया के मुताबिक, जिसे इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं। हमने भी पूरे रेफरेंसेस के साथ 1.5-2 साल में जो रिसर्चेज हुई है पाकिस्तान में, इंग्लैंड की गवर्नमेंट की रिसर्च है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिसर्च है, स्मेडा की रिसर्च है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रिसर्च है, वो सारी एक बात कह रहे हैं कि ये ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान के लिए बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकता है इसकी तरक्की में। हम इजीली 5 अरब डॉलर तक की एक्सपोर्ट पे जा सकते हैं। खाम माल के प्लांट पाकिस्तान में लगना होना शुरू हो चुके हैं गवर्नमेंट की 2021 की पॉलिसी के बाद। लेकिन अगर हमने ये फर्दर अपग्रेडेशन ऑफ पॉलिसीज ना की, हमने कानून में तरमीम ना की, हमने इन्वेस्टर फ्रेंडली एंड अवाम फ्रेंडली दोनों चीजों को साथ लेके हम चलते हैं ना की, तो एक जल्द एक मौका आएगा जब पाकिस्तान में इस सेक्टर में ऑलरेडी री इन्वेस्टमेंट बहुत लो जा चुकी है, मल्टीनेशनल्स जा रही हैं। हम बात करते हैं कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए,
कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी जब जो एग्जिस्टिंग कंपनीज यहाँ हैं जो 40-40 50-50 साल से यहाँ एग्जिस्ट करती हैं वो जाने का सोच रही हैं। अगर एक यूरोपियन कंपनी यहाँ से चली जाएगी तो एक दूसरी यूरोपियन कंपनी यहाँ पर कैसे आएगी जब वो देखेगी जो एग्जिस्टिंग बैठे हुए हैं वही जा रहे हैं यहाँ से। तो हमें इस चीज को करते हुए गवर्नमेंट से दोबारा इल्तिजा करते हैं कि आप कानून में जो तरमीम है, पॉलिसी में जो तरमीम है और पॉलिसी का तसलसल। आखिरी बात इसमें मैं ये कहूंगा जो अगेन गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि जब पॉलिसी एक आ जाती है उसके बाद उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, वक्त के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक उसी वक्त फैसले अगर नहीं होंगे, इधर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इधर से एक्सपोर्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कोई भी इन्वेस्टर आके अरबों रुपए इसलिए नहीं लगाएगा कि उसको पता हो कि एक पॉलिसी है और कल को उसको फॉलो नहीं होना। अनफॉर्चुनेटली हमारा ट्रस्ट फैक्टर हम दुनिया में लूज कर चुके हैं। हम अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट लूज कर चुके हैं कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है और उसके बाद उसको फॉलो नहीं किया जाता, उस पर अमल ही नहीं किया जाता। ऐसी पॉलिसी जो एग्जिस्ट करती हो और उस पर फॉलो ना किया जाए तो उसका तो फायदा कोई भी नहीं है। इन्वेस्टर्स हमेशा किसी भी सेक्टर में हो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी को देखते हैं। वो देखते हैं कि पॉलिसी इन्वेस्टर एंड पब्लिक फ्रेंडली, गवर्नमेंट की भी हम 100% अंडरस्टैंड करते हैं। हम भी इसी अवाम में से हैं, हमने भी यही दवाइयाँ खानी हैं, हमारे एम्प्लॉयज भी यही दवाइयाँ खाते हैं। हम भी चाहते हैं कि दवाई सस्ती और मियारी हो, पर सस्ती का मतलब ये नहीं है कि वो नुकसान पे बनती है। सस्ती का मतलब ये नहीं है कि कारखाने बंद होते जाएं। सस्ती का मतलब ये नहीं है कि लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट होती जाए। सस्ती का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बजाय हम करंट एक्सपोर्ट से भी हाथ धो बैठे। मैं सर सस्ती का अगर मतलब ये है कि उसमें एक मैं आखिरी बात प्लीज कहूंगा, सस्ती का मतलब ये है कि उसमें रीजनेबल प्रॉफिट होना चाहिए। रीजनेबल प्रॉफिट, हम किसी अनड्यू प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे। उसी में तसलसल है, उसी में री इन्वेस्टमेंट है, उसी में एक्सपोर्ट है, उसी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और आवाम को सस्ती तरीन कंडीशंस, करंट कंडीशंस के मुताबिक और मियारी अद्वियात फ्रीली अवेलेबल हो, शॉर्टेजेस ना हो मार्केट के अंदर। सर इस वक्त जो हालात हैं, हमने देखा माजी करीब में अद्वियात की कीमतें तो आसमान से बातें करने लगी। मैं आम आदमी का एक सवाल आपके सामने कर रहा हूं कि जो दवाई वो 500 रुपए में लेता था आज वो 1500 रुपए में ले रहा है। आप इस एसोसिएशन के चेयरमैन है मैन्युफैक्चरर्स के, आखिर क्या हुआ चंद महीनों में या एक साल में, 1.5 साल में कि कीमतें आसमान से बातें करने लगी और लोग आकर सड़कों पर यह एहतजाज करने लगे कि हम तो अद्वियात नहीं खरीद पा रहे। आपने दौर देखा पीटीआई का भी, फिर पीडीएम का दौर भी आया, उससे पहले नून लीग का दौर था, पीपल्स पार्टी का। आखिर क्या वजह बनी, कौन सी हुकूमत ने आकर अवाम का इस तरह गला घूंटना चाहा कि जो एक बुनियादी जरूरत है जिंदगी की, मजबूरी है, उसको लोगों के लिए मुश्किल बना दिया? देखिए जी, इसमें 2-3 पॉइंट हैं जरूरी, मैं दोनों तीनों आपके गोशगुजार करता हूं। नंबर 1, अगर आप अभी भी देख लें तो पाकिस्तान में जो पर कैपिटा स्पेंडिंग है दवाइयों के ऊपर, यानी एक आदमी एवरेज जो दवाइयों पे स्पेंड करता है वो दुनिया में तकरीबन सबसे कम है। ये दवाइयों की जो कीमतों का इशू बना है ये पूरी दुनिया में बना है, स्पेशली जब कोरोना की वबा आने के बाद सप्लाई लाइंस बंद हो गई। फैक्ट्रीज चाइना, इंडिया में जो सबसे ज्यादा खाम माल बनाती हैं, पूरी दुनिया को सप्लाई करती हैं, वो बंद हो गई। तो उन पे प्रेशर बहुत पड़ा और पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन आई, पूरी दुनिया में एक महंगाई आई। अमेरिका जैसे मुल्क में जब बैंक के मार्कअप रेट 1% होते थे वो 7-8% को टाप चुके हैं। इंग्लैंड में उन्होंने जहां वैल्यू एडेड टैक्स 17% होता था वो 25% से ऊपर ले गए हैं उसे। ये पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम आई कि प्रेशर आया सप्लाई इंडस्ट्री पे और उस प्रेशर की वजह से डॉलर्स में खाम माल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। हमें तो एक इशू है कि डॉलर के मुकाबले में रुपया कमजोर होता जा रहा है, ये एक अपनी जगह इशू है, लेकिन जब डॉलर्स में कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसके बाद तो एडिशनल प्रेशर आ जाता है। नंबर 2, उसमें ये देखना चाहिए जी कि पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में क्या सिर्फ अद्वियात की कीमत बढ़ी है या बाकी जो हेल्थ केयर सेक्टर में मौजूद हैं, अगेन वो जरूरी आइटम है, वो चाहे डायग्नोस्टिक लैब्स हों, वो अस्पताल हों, वो जो डॉक्टर्स हों, उन सारों की भी खर्चे बढ़ गए। क्यों? कीमतें बढ़ गई, लेबर बढ़ गई, बिजली बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, किराए बढ़ गए। उन्होंने कोई नाजायज काम नहीं किया, उन्होंने भी अपने रेट बढ़ाए हैं, लेकिन उनके रेट के ऊपर कोई गवर्नमेंट का इतना सख्त कंट्रोल नहीं है जितना हमारे ऊपर है। अब मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आपकी इजाजत से मैं नाम लूं शहबाज शरीफ साहब का, कि जी। जब वो सदर सीएम थे, सॉरी चीफ मिनिस्टर थे, वजीर आला थे पंजाब के, उनकी एक पॉलिसी थी कि उन्होंने पूरे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां देने का सिलसिला शुरू किया था। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि खुदा न ख्वास्ता जो गरीब अवाम है जिनको रोजमर्रा लाइफ सेविंग मेडिसिन की जरूरत है, फिर सरकारी अस्पताल में गवर्नमेंट उन्हें परचेज करके मुफ्त अद्वियात दी जाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि दवाइयों की कीमत इतनी कम रखी जाए कि वो जेन्युइनली बनना बंद हो जाए, 2 नंबर अद्वियात आना शुरू हो जाए। गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि दवाइयों की कीमत इतनी कम रखी जाए कि नई अद्वियात आना, नई थेरेपीज आना बंद हो जाए। गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि दवाइयों की कीमत इतनी कम रखी जाए कि लोग इस इंडस्ट्री से ही भाग जाएं। दवाई तभी मार्केट में अवेलेबल रहेगी, फ्रीली अवेलेबल रहेगी, हर एक के लिए अवेलेबल रहेगी, जब उस पर एक मिनिमम, जिस तरह पहले मैंने बात की, एक रीजनेबल, एक मुनासिब प्रॉफिट उसके ऊपर दिया जाएगा। नंबर 2 इशू इसमें यह है जी कि
पीटीआई की गवर्नमेंट की जैसे बात हुई, उन्होंने भी एक सेहत कार्ड का सिलसिला शुरू किया, लेकिन इस पाकिस्तान में हम यूरोप की तरह या अमेरिका की तरह या फिलीपींस या मलेशिया की तरह उस तरह की कोई मुतवातिर पॉलिसी नहीं रही कि जो गरीब आवाम के लिए क्वालिटी अद्वियात को अच्छे तरीके से अवेलेबल रखे। इस सूरत हाल की वजह से जब ये गैप क्रिएट होता है, मार्केट में शॉर्टेज होती है, ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, तो गरीब आवाम पे और बोझ पड़ता है। अगर फ्रीली दवाई बनाई जाए और अवेलेबल हो रीजनेबल प्रॉफिट के साथ, तो अवाम को क्या दो फायदे होंगे। नंबर वन, दवाई अवेलेबल रहती है। नंबर टू, कंपटीशन क्रिएट होता है इंडस्ट्री में और इन्वेस्टर्स आते हैं। जब इन्वेस्टर्स आते हैं और कंपटीशन क्रिएट होता है, तो मार्केट में और अद्वियात आती हैं। जब और अद्वियात आती हैं, तो कंपटीशन में फिर प्राइस एक वॉर भी चलती है। आपने गाड़ियों का जिक्र किया, गाड़ियों में एक चीज आपने जरूर देखी होगी कि जो जो नए मैन्युफैक्चरर आए हैं, तो पुराने मैन्युफैक्चरर्स को मसला पड़ना शुरू हो गया, उनकी सेल्स गिरना शुरू हो गई, नए मैन्युफैक्चरर्स की सेल बढ़ना शुरू हो गई, बिकॉज उन्होंने बेहतर क्वालिटी की चीज बेहतर प्राइस में देने की कोशिश की। तो ये चीजें तभी होंगी जब इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज होंगी और इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे इस फील्ड में। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, आपको बताऊं मैं, पूरी दुनिया में ये जो इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल की, इसकी वैल्यू 1500 अरब डॉलर है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर इस इंडस्ट्री का साइज है दुनिया में। हम उसमें से 300 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज 0.03% से भी नीचे हैं हम। 0.015% बनता होगा ये तकरीबन। इतनी बड़ी मार्केट है जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं। पाकिस्तान से हम 60 मुल्कों में अद्वियात एक्सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, बट वी नीड टू डू मोर। वो डू मोर तभी होगा जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज में हम लोकल अद्वियात भी बनाएंगे, अवाम को प्रोवाइड करें और एक्सपोर्ट भी करें। खालिद साहब, एक बड़ा अहम सवाल ये है, अब जिस तरह से हमने आगाज़ में जिक्र किया था कि मार्केट से लाइफ सेविंग ड्रग्स की शॉर्टेज हो गई, अब उसमें सिंपली बुखार और सर दर्द की मेडिसिन भी थी, डायबिटीज़ की मेडिसिन भी थी, कार्डिक पेशेंट की मेडिसिन भी थी, और ऐसे में इस तरह के तासुर सामने आते हैं कि 2 नंबर अद्वियात मार्केट में आ चुकी हैं, और खा वो डायबिटीज़ की हो, खा वो सिंपल बुखार या सर दर्द की हो। ये पाकिस्तान में 2 नंबर अद्वियात बनाने का धंधा भी परवान चढ़ रहा है गुज़श्ता कई सालों से, और इसके ऊपर क्यों कोई चेक नहीं है अगर इस तरह से हो रहा है तो? जी, आपकी आवाज जी नहीं आ रही। देखिए, ये जो दो जी 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 2 नंबर अद्वियात की जो आप बात कर रहे हैं ना जी, उसमें मैं अगेन आपको ऐड करूंगा कि हमारा हमेशा से, अभी से नहीं, हमेशा से गवर्नमेंट से ये मुतालबा रहा है और गवर्नमेंट से ये डिमांड रही है, अभी नहीं हमेशा से, कि आप देखें 2 नंबर अद्वियात हमें समझना चाहिए कि मार्केट में क्यों आती है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ इनको मौका तब मिलता है जब शॉर्टेज होती है, जब जेन्युइन अद्वियात नहीं आती। देखें, एक मैंने जो फार्मेसी हैं, जो चेन नहीं फार्मेसीज हैं, सर, वो हमेशा ना, माफियाज को हर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? ये भी तो एक सवाल है ना, देखिए आती माफियाज है, को कौन कंट्रोल बनाता है? देखिए माफियाज को कंट्रोल करने के लिए हमने तो गवर्नमेंट को ये सजेशन भी दी थी एक टाइम पे कि जॉइंट टास्क फोर्स बने। ड्रैब जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, वो इस पे काफी काम करती रही है, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3 4 5 सालों में बहुत रिपोर्ट्स भी फॉलो अप जमा कराती रही। जब सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स के तहत एक नोटिस लिया कि जी ये, आई थिंक इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम में नोटिस लिया गया था, और उसके बाद चलता रहा कि ये अद्वियात जो हैं, इनकी क्वालिटी अद्वियात होनी चाहिए, 2 नंबर अद्वियात जालसाजी नहीं होनी चाहिए। ड्रैब ने इस पर बहुत काम किया है, हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी इस पर एफर्ट करती हैं। लेकिन हमें एक इसमें हमने प्रपोज किया था गवर्नमेंट को कि आप एक क्रॉस डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स बनाएं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या होता है कि, खुदा ना ख्वास्ता, अनफॉर्चुनेटली वाली बात है, कहनी नहीं चाहिए बात, लेकिन ये होता है कि कुछ महकमे कई दफा ऐसे जालसाजों को सपोर्ट भी कर जाते हैं। वी नीड अ क्रॉस डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स जिसमें पुलिस, इंटीरियर मिनिस्ट्री, FIA, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट, फेडरल डिपार्टमेंट हो, और इससे किसी प्राइम मिनिस्टर या ऐसे हायर लेवल से फॉलो अप किया जाए कि जो लोग खुदा ना ख्वास्ता कोई 2 नंबर तरीके से सपोर्ट हासिल कर लेते कुछ महकमों की, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज की इसमें जरूरत है कि जब जालसाजी का केस आए ड्रग कोर्ट के अंदर या कहीं, उस पर फौरी फैसले होने चाहिए। सर, एक जालसाजी एक के एक रिपोर्ट है खालिद केस साहब। में भी ना, जब सजाएं डिले होती हैं जी, जब सजाएं डिले होती हैं, सजाएं लेट मिलती हैं, या कई की साल केस चलते रहते हैं, मैं जालसाजी की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, तो उसमें फिर क्या होता है कि लोगों को पता होता है खुदा ना ख्वास्ता हम जालसाजी भी करेंगे तो खैर है, 5 साल तो केस ही चलता रहेगा, तो उससे उनको एक हिम्मत पैदा हो जाती है खुदा ना ख्वास्ता गलत काम करने की। एक सर रिपोर्ट है चंद साल पहले की कि पाकिस्तान का जाली अद्वियात बनाने में 13वां नंबर है, और ये इल्ज़ाम है पाकिस्तानी मार्केट पर कि आधे से ज़्यादा यहाँ पर जो अद्वियात हैं 50% वो पाकिस्तान में जाली बनाई जा रही है। आप बेहतर इसकी तस्दीक कर सकते हैं इस रिपोर्ट की, और क्या आप समझते हैं वाकई इस कदर खस्ता हालत है इस इंडस्ट्री में? नहीं देखें जी, खुदा ना ख्वास्ता इतनी खस्ता हालत होती तो मैं तो खुद भी दवाई आंखी ना खाता, लेकिन ऐसी बिल्कुल कोई हालत नहीं है। यस, पूरी दुनिया में देखें, पूरी दुनिया में जालसाजी की जाती है, सिर्फ अद्वियात में नहीं, आपको पता है हर चीज में जालसाजी की जाती है। खुदा ना ख्वास्ता दूध भी जाली आ जाते हैं, खुदा ना ख्वास्ता
मोबाइल फोन तक जाली आ जाते हैं। आपको पता है कि इधर बहुत कुछ दुनिया में होता है अनफॉर्चुनेटली, और हमारे मुल्क में भी ऐसी सूरत हाल है। लेकिन 13वें नंबर पे मुल्क हमारा बिल्कुल नहीं है। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हमारा जो हमसाया मुल्क है वो हमारे से बहुत आगे है इस चीज में। मतलब कि उसमें जो जालसाजी का रवाज है वो बहुत ज्यादा है, और हमारे से वो बहुत बड़े लेवल पे इस काम को करते हैं। उसका एग्जाम्पल यही है, आपने देखा होगा एक दफा अफ्रीका में भी उनकी कुछ अद्वियात गई थी एक खास मर्ज की, और उसमें बहुत इश्यूज बने थे। अमेरिका में भी बहुत इश्यूज बन चुके हैं इस चीज के ऊपर उनकी, लेकिन क्योंकि वो पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि जब वो इस तरह के वाकयात आते हैं वो इतने हाईलाइट नहीं होते, बिकॉज उनकी एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है कि वो जिसे कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर लगती है चीज। हम इसमें काफी बेहतर हैं। नंबर वन चीज देखें, अगर खुदा ना ख्वास्ता इतनी जाली अद्वियात हों जो ये रिपोर्ट क्लेम कर रही है, तो हमारे जो सरकारी अस्पतालों में पूरे पाकिस्तान में लाखों बल्कि नहीं करोड़ों मरीज हर साल आते हैं और सेहतयाब होकर जाते हैं। तो खुदा ना ख्वास्ता अगर जाली अद्वियात हों तो देखें, वो जो सरकारी अस्पतालों में तो लोकल दवाई है ना, वो तो कोई इंपोर्टेड दवाई नहीं खा रहे, वो तो कोई दूसरे मुल्क से अद्वियात लेके नहीं आ रहे, वो तो सिर्फ और सिर्फ लोकल दवाई खा रहे हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता लोकली मैन्युफैक्चर्ड दवाई जो मकामी तौर पर बनाई गई है दवाई, उसमें इतना ही इशू होता और खुदा ना ख्वास्ता आधी जाली होती जिस तरह ये रिपोर्ट क्लेम कर रही है गलत तरीके से, तो खुदा ना ख्वास्ता कम से कम सरकारी अस्पतालों में तो एक शोर मचा होता ना। डॉक्टर्स बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स बैठे हैं, फार्मासिस्ट बैठे हैं, कोई तो शोर मचाता है यार कि हम ये दवाई यूज कर रहे हैं, इसका कोई असर नहीं हो रहा, या खुदा ना ख्वास्ता इसका गलत असर हो रहा है। जो लाखों करोड़ों मरीज सेहतयाब हो रहे हैं तो वो इसी वजह बेस पे हो रहे हैं कि ज्यादातर बहुत बड़ी मेजोरिटी ऑफ मेडिसिन बिल्कुल ठीक है। यस, जिस तरह दुनिया में होता है कि कुछ छोटा परसेंटेज 1 2 3% की रेंज में खुदा ना ख्वास्ता ये आता है, वो जरूर आती है, लेकिन उसमें मैं अगेन वही बात रिपीट करेंगे जो हमने पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि जिस चीज की शॉर्टेज होगी वहां पर मौका आप खुद ब खुद गवर्नमेंट हो, सेक्टर हो, हम लोग हो, हम अवाम हो, पाकिस्तान एक मुल्क हो, हम खुद मौका दे रहे हैं कि खुदा ना ख्वास्ता उसमें जालसाजी और स्मगलिंग को फरोग दिया जाए। ये हम खुद मौका क्रिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद मिसबाह रहमान साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। चेयरमैन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। नाजरीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमली तौर पर इंतखाबी कैंपेन चला रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, वो तो सबसे पहले उन्होंने आगाज़ किया इलेक्शन कैंपेन का। बिलावल भुट्टो की आप सुन रहे हैं तकारीर, और बड़ी गर्मजोशी से, और वो ये एक बयानिया लेकर आ रहे हैं कि बुजुर्गों को सियासी मैदान से अब पीछे हटना चाहिए और नौजवान क़यादत को स्पेस देनी चाहिए ताकि नौजवानों के, पाकिस्तान की यूथ के मसाइल को एड्रेस किया जा सके। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल पाकिस्तान की इन्हीं जमहूरी और सियासी जमातों में इलेक्शंस को लेकर कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं। अब जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी ने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि JUI फे की तरफ से एक स्टेटमेंट कंसीडर होगा। वो कहते हैं कि 2018 की अगर तारीख दोहराई गई तो सख्त मुजाहमत करेंगे। अब 2018 की तारीख से क्या मुराद है? जो पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स हैं कि नून लीग इस दफ़ा आ रही है और नून लीग की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है, उनके जो अलायंसेज हैं वो इस बात का सबूत हैं, और जिस तरह से केसेस में उनको रिलीफ मिल रहा है वो इस बात का सबूत है कि नून लीग इस वक्त हमें हुकूमत बनाती हुई नजर आ रही है। और मौलाना फजलुर रहमान की मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात, जिसके हवाले से खबर ये सामने आई कि प्रेसिडेंसी का उनकी तरफ से मुतालबा किया गया। एक स्टेटमेंट मौलाना फजलुर रहमान का ये था कि 2 सूबों में तो दहशतगर्दी के आसार हैं, इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं 2024 में। आज जो स्टेटमेंट दिया है ख्वाजा साद रफीक ने, क्या सियासी जमातों के अंदर से इलेक्शंस की ताखीर के लिए भी कुछ आवाज़ें उठाई जा रही हैं, या आने वाले दिनों में हमें यह सूरत हाल देखने को मिल सकती है कि इलेक्शंस को डिले करने में पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का किरदार हमें नजर आए? इस पर हम जरा तफसीलन बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू कर रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से। 8 फरवरी इलेक्शंस की तारीख है, और इस वक्त मैं जरा प्रोग्राम में आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड इस वक्त इलेक्शंस को लेकर क्या गहमा गहमी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मैदान में है, जलसे पर जलसा या आप उसको कन्वेंशन का नाम दें, अपनी सियासी एक्टिविटी का वो आगाज कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग और जो बाकी इस वक्त उनके इत्तेहादी जमातें बन चुकी हैं, फॉर एग्जांपल कराची में MQM है, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, अब यहाँ पर सेंट्रल पंजाब में उनका जो है वो एक अलायंस बना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ, और तकरीबन 15 साल के बाद चौधरी शुजात हुसैन के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नशिस्त हुई है।
इस सारी सूरत हाल को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो खदशात हैं वो तो सामने आ रहे हैं बड़े जोरों शोर के साथ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो अपनी सियासी क़यादत है पार्टी की वो वकला को दे चुकी है। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है और इस पर भी बहुत सी आवाज़ें उठी हैं, लेकिन अमली तौर पर उसका जो रिएक्शन है या इन इंट्रा पार्टी के इंतखाबात के बाद जो तब्दीली पार्टी में आई वो ये कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तातुल का शिकार थी, खैबर पख्तूनख्वा में उसकी झलक देखने को मिली। शेर अफजल मरवत की क़यादत में जो उन्होंने कन्वेंशन किया उस पर तनकीद की जा सकती है। लोग थे नहीं थे, आतिफ खान उसकी सपोर्ट में थे या जो दीगर खैबर पख्तूनख्वा की मकामी लीडरशिप है वो उसको किस तरह से लेकर चल रही थी कि अमली तौर पर जो पीटीआई का वोटर और सपोर्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत एक तवील ब्रेक के बाद हमें सियासी मैदान में नजर आया है। अब जो नून लीग और उसके अलायंसेज हैं उसको लेकर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई में तकरीबन मिलते जुलते खदशात हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही। नून लीग का पलड़ा जो है वो इलेक्शंस में खासा भारी दिखाई दे रहा है और मियां नवाज शरीफ इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं कि उन्होंने चौथी मरतबा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है वो अपनी जिम्मेदारियां संभालनी हैं और वो बिल्कुल इस वक्त कॉन्फिडेंट भी हैं। और जो सियासी जमातें उनके साथ बैठ रही हैं यानी अलायंस कर रही हैं उनको भी ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं से मिला है या उनको नज़र आ रहा है कि हालात मुस्लिम लीग नवाज की फेवर में इस वक्त जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं एक अहम जो डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ प्रोग्राम में। ये जो मुलाकात मौलाना फजल रहमान के साथ थी वो तो हम तफसीलन उस पर बात भी कर चुके हैं और JUI-FA के रहनुमा भी इसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो हमारे प्रोग्राम में दे चुके हैं। जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, साबिका चेयरमैन और अब वो बानी पीटीआई कहलाते हैं, उन्होंने तोशाखाना केस में 5 साल की नाअहली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और इस्तदा की है कि नाअहली के नोटिफिकेशन को गैर आइनी करार दे और 5 साल नाअहली के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में उनकी तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई है बैरिस्टर अली जफ़र की तरफ से और बैरिस्टर गौहर के तवस्सुत से ये जो है ये दरख्वास्त दायर की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस को लेकर अमली तौर पर इस वक्त नून लीग जो कि एक बड़ी मजबूत सियासी जमात के तौर पर सामने आ रही है, JUI-FA क्या उसकी मुखालफत में जाने के लिए कोई अपने बयानात देना चाह रही है या इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है? और इलेक्शंस को डिले करने के लिए जो स्टेटमेंट जिस तरह से अब्दुल गफूर हैदरी साहब का ये सामने आया है या इस तरह का जो स्टेटमेंट एक मौलाना फजल रहमान ने दिया, ख्वाजा साद रफीक की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया, इनकी किस हद तक जो है वो अहमियत हो सकती है इलेक्शंस में, ये एक बड़ा अहम सवाल है। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे, बताते हैं कि क्या सूरत हाल जो बनने वाली है इस वक्त। हमें राना अजीम साहब ने इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। राना अजीम साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस वक्त राना साहब ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि JUI-FA तो कहने वाली है कि इलेक्शन ना करवाए जाएं फरवरी में। एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि हाली मौलाना साहब नहीं, वो तमाम सियासी जमातें जिन्हें ग्राउंड के ऊपर अपनी सियासी शिकस्त नजर आ रही है, मुझे एक बात बताएं, उन सियासी जमातों ने इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना? मौलाना साहब क्या मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर कह सकते हैं? क्या मौलाना साहब अपने तहादियों की मर्जी के बगैर ये लफ्ज कह सकते हैं? किसी सूरत नहीं कह सकते। ये सारा एक ड्रामा हो रहा है, चूंकि ने नजर आ रहा है, ये इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले का, बल्ले का निशान। तो ये फौरी तौर पर इलेक्शन हर सूरत में आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, कोई भी इन्हें हरबा इस्तेमाल करना पड़े। और अगर ना हुआ निशान तो उस सूरत में भी जब तक इन्हें ये यकीन नहीं होगा कि ये इलेक्शन जीत सकते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, ये राजा रियाज साहब ने परसों जलसा किया है, 13 लोग थे उस जलसे में, 13 लोग। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हुए 21 अक्टूबर के बाद आज 1 महीने से ज्यादा अरसा हो गया, टाइम हो गया है। क्या कोई एक बड़ा जलसा किया है? क्या कोई और कन्वेंशन किया है? कोयटा गए हैं, लोगों की शमूलियत की है, वापस आ गए हैं। इसके अलावा बाकी जगहों पर यही कुछ हो रहा है। भाई आपको अवाम में जाना होगा, अवाम आपके साथ है या नहीं है, अवाम वर्क क्या है आपका। इसलिए इस वक्त तो तमाम सियासी जमातें, अगर आप हकीकत पूछे, तमाम सियासी जमातें जो अपने आप को इक़्तिदार का हिस्सेदार समझती हैं, जिस तरह आज
बिलावल साहब ने भी एक बड़ी धुआंधार तकरीर की है, 4 नंबर गेट का भी जिक्र किया है। तो ये सियासी जमातों का अगर जमीनी हकायक में देखें तो ये नहीं जीत रहे। जब ये नहीं जीत रहे तो ये क्यों इलेक्शन में जाएं, किस बुनियाद पर इलेक्शन में जाएं? तो ये नहीं जाएंगे। और मौलाना साहब खुद नहीं कहते, मौलाना साहब से कहलवाया जाता है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो चाहे वो किसी और तरफ से हो। नून लीग को भी राणा साहब को प्रॉब्लम है। नून लीग के तो अलायंसेज अब बन रहे हैं, कराची में, बलूचिस्तान में, हर जगह काफ लीग के साथ उनका अलायंस हो गया। अब तो लगता है सिर्फ आईपीपी बची है जिनके साथ अलायंस नहीं हुआ, और वो भी हो सकता है कि हो जाए। नून लीग को भी किसी किस्म का डर खौफ है इलेक्शन से? नून लीग के पास है क्या? मेरा तो एक सवाल है, नून लीग के पास है क्या? आप खुद सर्वे करवाते हैं, आप खुद देखते हैं, क्या नून लीग किस बुनियाद पर नून लीग इलेक्शन में जाएगी? अगर ये कहेंगे हम महंगाई को कम करेंगे, तो 18 महीने तो मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और 18 महीने में 14 दफा लंदन यात्रा शहबाज शरीफ साहब करके आए थे, उनसे मुशावरत होती थी, वजीर उनकी मर्जी के। उसके बाद जनाब जो आपने इन्होंने रखे वजीर खजाना मियां साहब के भेजे हुए थे, तमाम चीजें इनकी थी। किस बुनियाद पे जाएंगे अवाम के पास? देखें आप, 5 करोड़ 55 लाख से जायद यंगस्टर वोटर है जो नहीं मानता उन लोगों को, जो लोग डिलीवर नहीं कर रहे। आपने हेल्थ कार्ड बंद करवा दिया, आपने दुनिया की हर सहूलत खत्म करवा दी, आपने यहां तक कह दिया कि जनाब जो सरकारी मुलाजिम है उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, आपने पेंशन पर कदगन लगा दी, तो लोग वोट देंगे? आप जरा जाके अवाम का मूड तो देखे ना। आप मुझे एक बात बताएं कि टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया है, बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया है। इस टाइम में क्या कोई आपको सियासी जलसा नजर आए सवाए बिलावल भुट्टो साहब के? किसी एक सियासी जमात का सियासी जलसा नजर आया? एमकेएम गिले कर रही है, शिकवे कर रही है, और इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगा रही है, सीडीए इल्जाम लगा रही है। मौलाना साहब जो है वो वाजे कह रहे हैं जनाब 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हो सकते। ये कैसा है कि 2 सूबों में इलेक्शन ना हो और इलेक्ट्रिक पोल पूरा बुरा हो जाए? मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इनको अपनी हार नजर आ रही है। जो हकायक है हम उसको कोई माने या ना माने, आपको आने वाले दिनों में ये चीजें नजर आ जाएंगी। अच्छा राणा साहब, अंदर की खबर, आप चूंकि बड़ी इन्वेस्टिगेशन भी है आपकी, और अंदर की खबर इस वक्त क्या है? पीपल्स पार्टी में क्या चल रहा है? आपने देखा कि चंद दिन पहले आसिफ अली जरदारी और बिलावल साहब के दरमियान कुछ इख्तलाफात, बड़े वाज़ेह इख्तलाफात सामने आए, फिर बाद में उनकी कुछ तस्वीर आ गई जिससे लगा कि इख्तलाफात थम चुके हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर भी कोई ऐसे इख्तलाफात हैं? टिकट्स कौन देगा? बिलावल साहब थोड़े से खाइफ हैं अपनी ही लीडरशिप से, या आसिफ अली जरदारी साहब से? अगर आप मुझसे सच पूछना चाहते हैं तो जी बिल्कुल, फिगर तो देंगे आसिफ अली जरदारी साहब, ये बड़ी क्लियर और साफ बात है, और ये चीज फाइनल हो चुकी है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अंदर की खबर आपको मैं ये दे दूं कि मुस्लिम लीग नून एक सरकारी रिपोर्ट के बाद सख्त परेशान है, और गुज़श्ता रोज जो एक खुर्शीद महमूद कसूरी साहब के घर में एक थिंक टैंक का इजलास हुआ था, बड़े सीनियर लोग मौजूद थे हवाले से सरकारी सर, जिसमें कहा गया कि पंजाब में हर किस्म का जोर लगाकर 30 से ज्यादा नशिस्तें ये नहीं निकाल सकते, जिसमें 30 से ज्यादा नशिस्तें ये नहीं निकाल सकते। वो रिपोर्ट है जो एक सरकारी ब्रांच की रिपोर्ट है, एक सरकारी इदारे की रिपोर्ट है। इतने अलायंसेस के बावजूद भी, और जिस तरह से उनको अभी खुला मैदान मिला हुआ है, बड़े कॉन्फिडेंट मैदान मिल गया, मैदान मिल गया, कैंडिडेट मिल गए हैं, सब कुछ मिल गया, अवाम नहीं मिली, अवाम नहीं मिली, अवाम नहीं मिली। असल बात यह है कि जब अवाम इनके पास होती तो आज ये बंद कमरों में मीटिंगें ना करते। अवाम कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट महंगा तरीन टिकट है, बड़े पैसे लग रहे हैं, बड़ी डिमांड्स हो रही हैं, लेकिन मुझे ये बता दें कि इनके लोगों के कोई आपने अवामी इज्तिमा देखे हैं जिनके कन्फर्म टिकट है? कोई एक दिखा दे मुझे। ज़ाहिर है वो तो अभी पीपल्स पार्टी कर रही है सिर्फ, और वो भी शिकवा ही करती है ज्यादा कि लेवल प्लेइंग फील्ड और कहां पर जा रहा है मुस्तकबिल और वगैरह वगैरह। देखिए पीपल्स पार्टी कर रही है, पीपल्स पार्टी को इजाजत है। अब सर अलायंसेस के हवाले से क्या आपकी इतलात हैं? आईपीपी भी नून लीग के साथ बैठेगी आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि बाकी सब वो है ही नून लीग की जमात। क्या हो गया सर? बाज़ाब्ता तौर पर सर कोई बिल्कुल सीट बाज़ाब्ता तौर पे बैठेगी, बाज़ाब्ता तौर पे बैठेगी। अगर ओन चौधरी इस्तकबाल करने जा सकते हैं, वो तो किसी की इजाजत के बगैर तो नहीं गए। और मुझे एक बात, मैं किस तरीके से हो सकता है कि आईपीपी जो है उनको तो मुखालफत करनी चाहिए थी मुस्लिम लीग नून की अवामी हमायत के लिए, अचानक उन्होंने अपना चेंज किया है और वो मुखालफत कर रहे हैं किसी और की। वही बयानियां ले रही है जो नवाज शरीफ का है।
वही बयानिया ले रहे हैं जो शहबाज शरीफ का है। तो फिर आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए ये जल्द सीट एडजस्टमेंट हो रही है, इसलिए बहुत सी सीटों का फैसला नहीं हो रहा। ठीक है, राना अजीम साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार साहब मौजूद थे। इस वक्त मुल्क एक तो मुआशी मसाइल से दो चार है, इकनॉमिक पॉलिसीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो इस वक्त बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। इलेक्शन सर पर हैं, 8 फरवरी को इलेक्शंस की डेट है, लेकिन अभी तक इस चीज़ का भी फैसला नहीं हो सका कि इलेक्शंस जो हैं अब वो किस तरह से शफाफ होंगे, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं होते तो अवाम पर किस तरह से अवाम का एतमाद किस तरह से जीता जाएगा। माजी में हमने देखा इस्लामाबाद में धरना होता रहा जब पीटीआई के बानी और ताहिरुल कादरी साहब डी चौक में मौजूद थे। तो क्या यही पॉलिटिकल क्योस इस मरतबा भी इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा? स्टेटमेंट तो बड़ा वाज़े आया है आज जो निगरान वज़ीर इत्तलात है मुर्तज़ा सोलंकी साहब की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, तारीख पर किसी को शकूक व शुबात नहीं होने चाहिए, हम मुंतखब पार्लियामान और मुंतखब हुकूमत को मुल्क बेहतर हालत में देकर जाएंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट रियलिटी की सूरत किस तरह से इख्तियार करेगा, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो ख्वाब है कि बैलेट पेपर पर जिस इंतखाबी निशान को ठप्पा एक आम मजदूर पाकिस्तानी लगाएगा, वोट उसी को कास्ट होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। रुखसार मीर को दे न्यूज़ फीड से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।